पी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि HCF 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 9 और एलसीएम इन दोनों का ज्ञात करना है 306 का और 657 का। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ है। मैंने आपको एक सूत्र पिछले बताया था पिछली वीडियो में और इसे सिद्धीकरण के तौर पर सिद्ध भी कराया था। सूत्र ये था, पहली संख्या यहाँ से हल हो रहा है क्वेश्चन, हल डाल देंगे यहाँ से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या था? बराबर था HCF और इंटू LCM ये सूत्र था। तो इसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है। यहाँ पहली संख्या, दो संख्याएं हैं 306 657। तो पहली संख्या ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या 306 इंटू दूसरी संख्या 657 बराबर इनका HCF 9 दिया है, तो HCF के स्थान पर 9 लिख देंगे और इनका LCM हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ LCM लिख देंगे। LCM फाइंड करना है हमारे लिए। तो यहाँ से अगर LCM की बात करें तो LCM इज इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन ये जो मल्टीपल के हैं, जो इनके गुणा में हैं वो नीचे आ जाएंगे। 9 से कट भी जाएंगे, इसे काट दे रहा हूँ, 9 से काट दे रहा हूँ। 9 3 27 और बचे 3, 9 चौक 36, तो ये 9 से कट गए। तो यहाँ पर आपके 34 रह गए और 657 रह गए बराबर LCM। इधर LCM आया निकल के। तो LCM की जब बात करेंगे, LCM कितना आएगा निकल के? LCM इनका गुणनफल आएगा निकल के, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 657 की और 34 की, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा 4 7 28 हासिल 2, 4 5 20 2 22 हासिल 2, 4 6 24 24 और 2 26 और 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 और 1 16 और 1 17, 3 7 21 हासिल का 2 लगेगा, 3 5 15 और 2 17 और 3 6 18 और 1 19। तो यहाँ से ये 8, ये 2 और 1 3, 7 6 13 और 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो इसका LCM आया निकल के, ये LCM के बराबर चल रहा है इधर। तो इसका LCM आएगा 22,338। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वही सूत्र था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणा मासापा। तो दो संख्याएं थी, पहली संख्या ये, दूसरी ये, इसमें पहली ये दूसरी ये, तो पहली दूसरी की मान तो समान ही है। कल इन्हीं संख्याओं का लासापा की बात की थी, जब संख्याएं ये लिख देंगे तो इन्हीं संख्याओं की लासापा की बात। तो इनके मान रख दिए संख्याओं के और इसका HCF के नीचे HCF LCM निकालना है हमारे लिए। तो LCM निकाला तो 9 अपॉन में आ गए, 9 से काट दिए और जो बचा उसकी गुणा करा ली, वही आपका LCM आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, तो इसे भी नोट कर लेना, कॉपी पर नोट्स बना लेना। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n के लिए 6 की पावर n
6 की पावर n, सिक्स की पावर n कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है? ये क्वेश्चन है। तो ये 6 की पावर n है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं आपकी नेचुरल नंबर जिन्हें कहते हैं। नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का ये सेट होता है, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 एंड ऑन सो 2। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये जांच करना है हमारे लिए कि 6 की पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है कभी ये। जैसे हम n का मान इसमें से 1 रख दें, ये प्राकृतिक संख्या 1 है, अगर 6 का मान 1 रख दें, फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 1 रख दें, तो 6 की पावर 1 का मान तो 6 ही रहेगा। तो 1 के लिए तो ये कभी शून्य पर नहीं हो रहा है समाप्त, 6 आ रहा है। अगर 2 की बात करते 2 रख देते इसमें, जैसे मैं लिख देता 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 लिख देता तो 6 छंग 36, तो ये 36 आते, तब भी बाद में शून्य नहीं आया, शून्य पर कहाँ समाप्त हुआ। अगर 6 की पावर 3 लिख देता तो 6 छंग 36 छक्का 216, तो ये 216 आ जाते, तो क्या ये शून्य पर समाप्त हुआ? तब भी शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर बाद में 6 आ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे वो देखें। ये जो 6 संख्या है या लिख देंगे यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 ही तो आएंगे, 2 3 आएंगे, इसलिए 2 और 3 होंगे, ये होंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। इसलिए 6 की पावर n, यहां बात चल रही है 6 की पावर n की, 6 की पावर n की बात चल रही है। तो 6 की पावर n को, इस 6 को तो 2 into 3 लिख ही देंगे और इसकी पावर n मिलेगा, तो 2 into 3 की पावर n। तो हमने देखा 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 आए। हाँ, ये शून्य पर समाप्त हो सकता था, ये शून्य पर समाप्त हो सकता था। कब हो सकता था? इन दोनों गुणनखंडों में, ये जो दोनों गुणनखंड आए, अगर इसमें एक गुणनखंड, जैसे 2 का हम पहाड़ा पड़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। अगर इसमें 5 गुणनखंड और हो जाता, आ जाता 5, इसमें इसके गुणनखंडों में 5 आ जाता अगर, तो 5 दूनी 10, 10 के फॉर्म में मिलते, फिर आप n का मान 1 2 3 रखते रहते, तो 10 की पावर जब मिलने लगते तो 10 ढाई 100 या 10 की पावर 3, 10 ढाई 100 ढाई 1000, तो बाद में अंक 0 आने लगता। ये समझने वाली चीज है कि 6 की पावर n है वो 2 into 3 की पावर n मिलेगी, 2 की घात n मिलेगी, 3 की पावर n मिलेगी। अगर यहाँ 5 की पावर भी n मिलने लगती तो 5 दूनी 10। अब आप कहोगे 5 क्यों किया आपने, 5 से क्यों गुणा करा रहे हो 2 की, आप 3 की क्यों नहीं करा रहे हो? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 3 ढाई 30 पे पहुंचेगा, 10 पे पहुंचेगा। 10 पे जब गुणा होगी, इसमें 10 में गुणा होगी, तो हम 10 क्यों लिखेंगे? 10 के गुणनखंडों में भी तो 2 into 5 आ रहा है, तो हम कम संख्या के लिए नहीं देखेंगे, 2 के लिए ही देखेंगे, 3 की क्यों देखेंगे? जब हमें यहीं से काम चल रहा है, 5 से काम चल रहा है, तो हम 10 की तरफ क्यों अग्रसर होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ इसके गुणनखंडों में 5 नहीं है। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6 की पावर n बराबर इतने में केवल 2 और 3 की घातें होंगी, परंतु अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य गुणनखंड
नहीं है, में केवल 2 और 3 की घातें आएंगी, 2 की पावर n और 3 की पावर n की घातें होंगी, परंतु जिसमें 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जब 5 गुणनखंड नहीं है इसमें, तो 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 के लिए कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, जैसे मैंने बताया है यहाँ पर। तो लिखेंगे नहीं है, इसलिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये n नेचुरल नंबर का n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है इसका। और ये कहाँ से आया है, निकल गए कैपिटल N में से आया है, तो ये इसी में तो बिलोंग कर रहा है। इसे कहते हैं n अवयव है n का। ये जो 1 है, 1 अवयव है काय का, इस n का ही, तो ये इसी में से तो आया, निकल गया n के सेट में से आया, बाहर निकल गया, तो ये n अवयव है n का, ऐसे भी कह देते हैं, या ऐसे कह देते हैं n बिलोंग्स टू n। तो मैं लिख दिया, अतः नहीं है, तो इसलिए n बिलोंग्स टू n के लिए 6 की पावर n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी थ्योरी भी लिख देना इसमें, एक बार फिर समझा दे रहा हूं। प्राकृतिक संख्या n के लिए कहा है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट होता है 1, 2, 3, 4, ये 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया भी, अगर n का मान 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, जैसे दिखाएं, तो इसमें सही शून्य आ जाएगा, कहीं भी शून्य नहीं आएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसीलिए इसकी थ्योरी को इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होंगे, इसलिए 6 की पावर n ऐसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर n में केवल 2 की और 3 की घातें होंगी, परंतु 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसमें इसका गुणनखंड 5 नहीं होगा, इसलिए n नेचुरल नंबर के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यदि 5 इसमें मौजूद हो जाता इसके अभाज्य गुणनखंडों में, तो ये शून्य पर समाप्त होने लगता। जैसे 5 आ जाता तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, अब 30 की पावर में बनता ही है, तो अब 30 की पावर में 1 लिखते तो 30 की पावर 30 एकम 30, 0 आता बाद में, 2 लिख देते तो 30 30 900, तो लास्ट टर्म 0 आ जाती, तो ये शून्य पर समाप्त होने लगता। अब शायद आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको लिखना है, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और भविष्य में एक अच्छे छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।